हाँ तो बच्चों, पिछले लेक्चर में अपन लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी कि गुलाम ने एक शर्त लगा दी थी, कंडीशन थी कि दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम जो होना चाहिए वो मीडियम वैक्यूम हो या एयर हो, तो ही आप उस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो। मतलब उन शर्तों के बाहर जाते हुए हमने ये ढूंढा कि आखिर ऐसा क्या होता है। तो हमें ये पता लगा साहब, होता ये है कि दो चार्जेस के बीच में जब मीडियम आप कोई और रख देते हो तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड को उस मीडियम से पार होने के लिए उसकी जो स्ट्रेंथ चाहिए होती है वो स्ट्रेंथ उसको वो मीडियम कम कर देता है, उसकी परमिशन कम कर देता है। वो उसकी परमिटिविटी के कारण होता है। कितनी कम कर देगा साहब, कितनी लाइन ऑफ फोर्सेस को कम कर सकता है? तो आप यूँ समझ लो कि उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, उतना टाइम्स कम हो जाती है। तो हम ऐसी कुछ बातें कर रहे थे, उसी बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये दो चार्ज थे, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये दो चार्ज थे और पिछला क्वेश्चन भी याद रखिएगा, पिछले लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, जब दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था, और आपने थ्रू कॉमन सेंस दोनों चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स था उसको जीरो कर दिया था। और मेरी बात वहाँ अटक रही थी, वहाँ जाके रुक गई थी कि जब दो चार्जेस के पीछे पूरी तरह से मीडियम एयर होता है तो आप उनके पीछे फोर्स एफ इन एयर इजकल टू निकालते हो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन ऑफ आर स्क्वायर ऑफ आर कैप। आप लोग ये बोलते हो फोर्स ये लगेगा। ध्यान दें ध्यान दें ध्यान दें, मैंने क्या किया था, ये चार्ज Q1 था, ये चार्ज Q2 था। जब दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को आर ही रखते हुए, दोनों चार्जेस भी वही हैं, पूरी तरह से एक मीडियम में डाल दिया था, तब आपने कहा था फोर्स इन मीडियम। फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2 अपॉन ऑफ आर स्क्वायर ऑफ आर कैप। फोर्स की नेचर नहीं बदलेगी, बट आपने 4πε लगा दिया और इस εm की वैल्यू आप लोगों ने निकाली थी ε0 मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ इसके साथ, ये आपने लगा दिया था। और देखिएगा जब आपने दोनों को पूरी तरह से मीडियम रखा था, यहाँ हवा का कोई नामो निशान नहीं है और वहाँ हवा के अलावा, एयर के अलावा कोई मीडियम का नामो निशान नहीं है। वहाँ मीडियम नहीं है और यहाँ हवा नहीं है। और आपने एक रिलेशन निकाला था मेरे भैया, एफ इन मीडियम इज इक्वल टू एफ इन एयर अपॉन ऑफ εr। ये आपने एक रिलेशन निकाला था। आपने यहाँ इस चीज़ को देखते हुए बताया था कि फोर्स की नेचर नहीं बदलती, ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स चेंज हो जाता है और मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ये बात मैं एग्री करता हूँ। बट आपने ये जो फॉर्मूला निकाला था, ये फॉर्मूला किस चीज़ के लिए निकाला था? जब मीडियम ठसाठस भरा हुआ हो, मतलब ना हो क्या चीज़, ना हो क्या चीज़, नहीं हो, कौन सी चीज़ नहीं हो, एयर ना हो, सिर्फ वही मीडियम हो, तो ये वाला फॉर्मूला। मैंने आपसे कहा कि ये एक चार्ज Q1 था, बहुत पावरफुल चार्ज था, ये चार्ज Q2 था। मैं इनके बीच में लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड को कम करना चाहता हूँ और तूने कहा पानी भर दो। पानी भरने के बाद में मीडियम में लगने वाला फोर्स एफ इन एयर अपॉन ऑफ 81 हो गया था। यहाँ तक तो तेरी बात ठीक थी, क्योंकि वहाँ पर जब आपने पानी भरा था तो बिल्कुल ठसाठस फुला फुल पानी था। लेकिन तेरी बात यहां गलत जा रही है दोस्त मेरे, कि जब तूने कॉपर की शीट रखी थी और तूने ये फॉर्मूला लगा के फोर्स के फॉर्मूले को तूने कर दिया था एफ इन मीडियम इक्वल टू एफ इन एयर अपॉन ऑफ इनफाइनाइट करके, तूने इसको एफ इन मीडियम इक्वल टू तूने 0 ले लिया था। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि दो चार्जेस के बीच में अगर आप एक कॉपर शीट को इंट्रोड्यूस कर दोगे, एक कंडक्टर की शीट को इंट्रोड्यूस कर दोगे, एल्यूमिनियम की शीट को इंट्रोड्यूस कर दोगे, तो लगने वाला फोर्स 0 हो जाएगा। बात सही है, फोर्स नहीं लगेगा। बट तू खुद वहां बैठा हुआ सोच कि जिस फॉर्मूले का तूने सिलेक्शन किया है, हाँ आंसर आ गया, हम मंजिल तक पहुंच गए, ये बात बिल्कुल सही है। दो चार्जेस के बीच में अगर एक कंडक्टर शीट, कॉपर की शीट, एल्यूमिनियम की शीट को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो फोर्स 0 हो जाएगा, जो कि इस तरीके से आ गया। बट ये तरीका तेरा यहाँ लगाना पूरी तरह से सही है। मैं ये निशान लगाऊं या ये लगाऊं? तो डेफिनेटली ये लगाऊंगा, क्योंकि ये फॉर्मूला एक कंडीशन में था, एफ इन मीडियम, यानी ये वाला जो फॉर्मूला बनाया था तुमने वो एक कंडीशन के लिए बनाया था दोस्त। और वो कंडीशन क्या थी? वो कंडीशन ये थी कि दोनों चार्जेस के बीच में सिर्फ वही मीडियम होना चाहिए, एयर नहीं होनी चाहिए। बट यहाँ तो दोस्त एयर भी तो है, इतनी जगह तक तो एयर है यहाँ पर, तो आपने ये फॉर्मूला लगा कैसे दिया? बोले सर आंसर आ गया। उससे क्या होता है आंसर आ जाने से?
बात सही थोड़ी है, तो सही चीज क्या होती है मैं अब आपको समझाता हूं। एक्चुअली कूलम्ब्स लॉ में हमने बहुत सारी चीजों को उसमें अपग्रेड किया है। एक और चीज उसमें अपग्रेड हुई, और वो क्या चीज अपग्रेड हुई मैं आपको वो समझाता हूं। एक्चुअली कूलम्ब्स लॉ उसके टाइम तक तो ये ठीक था। कूलम्ब को नॉलेज नहीं थी कि दो चार्जेस को मीडियम में ले जाने पर उनके बीच में क्या होता है, हमें पता लग गया वो रिलेटिव परमिटिविटी का हिसाब किताब बनेगा। लेकिन इसके आगे भी एक बात है, वो आप सुने, और कहानी क्या होती है, पूरी तरह से चीज क्या होती है, वो मैं आपको अब समझाता हूं। यहां दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम फुली एयर था, वैक्यूम था। बट अगर मैं एक चार्ज Q1 को यूं लूं और आपके क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ पहुंचता हूं, राइट सॉल्यूशन क्या है, यहां पहुंचा और दोनों चार्जेस के बीच में मैंने एक स्लैब रख दी। ये जो स्लैब रखी गई है, इस स्लैब की थिकनेस जो है दोस्त, वो T है। और अब एक मीडियम आ गया, ये एयर की तो है नहीं, ये किसी मीडियम की है। तो ये जो मीडियम जिसकी स्लैब आप बोल रहे हो, इसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है। अब ऐसी कंडीशन में क्या फॉर्मूला बनता है, पहले तो मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। यहां इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो लगेगा एफ इन एफ लिख देता हूं, एफ इन मीडियम नहीं लिख रहा हूं, एफ लिख रहा हूं क्योंकि एयर भी है यहां। दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस थी पहले वो आर थी, जिसमें टी थिकनेस की ये स्लैब भी आ चुकी है, यानी अब बच गई है आर माइनस का टी तक, यानी आर माइनस का टी डिस्टेंस तक बची है आपके पास में एयर। आर माइनस का टी डिस्टेंस तक आपके पास बची है एयर। अब लगने वाला फोर्स क्या होगा मैं पहले आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। बात वही है जो थी, बट मुझे आपको एक चीज समझानी है। कूलम्ब की ही चीज है बट है वही, मतलब आप यूं समझ लो नई पैकिंग में पुराना माल है। मतलब ये समझ लो कि नई बोतल में पुरानी शराब है, बात वही है। कूलम्ब ने क्या कहा था, यह कहा था कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब क्या हुआ साहब, आप समझें मेरी बात को, समझें यार। लगने वाला फोर्स दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इनके बीच की डिस्टेंस मैं लिख रहा हूं, ये आर माइनस का टी और ये होल स्क्वायर, यानी आर माइनस का टी लिखा, मतलब मैंने आर माइनस का टी का होल स्क्वायर कर दिया। मतलब मैंने क्या कर दिया कि जितनी देर तक एयर थी, जितनी डिस्टेंस तक एयर थी वो आर माइनस, टोटल आर डिस्टेंस थी, इसमें टी की ये थिकनेस है, तो एयर कितनी डिस्टेंस बची, आर माइनस का टी का होल स्क्वायर। अब ये इसके आगे मैं और लिख रहा हूं प्लस का टी रूट में एप्सिलॉन आर। अब ये चीज क्या हुई है साहब, यहां जैसे मैंने इसको लिखा आपको लगा होगा ये नई चीज आ गई। नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। क्या होता है साहब, मैं आपसे अगर एक चीज पूछता हूं, जो मेरी पहले भी कई बार बात हो चुकी है आप लोगों से, कि अगर मैं एक सिंपल सड़क पे दौड़ता हूं और 10 किलोमीटर चल के मेरी पूरी कैपेसिटी खत्म हो जाती है, मैं नीचे गिर जाता हूं। अब मैंने आपसे ये पूछा कि क्या मैं घुटनों तक पानी भरी हुई रोड पर अगर दौड़ूं तो भी मैं क्या उतना ही दौड़ पाऊंगा? नहीं साहब। क्यों नहीं दौड़ पाऊंगा? तो आपने बोला था साहब रेजिस्टेंस परमिशन आपको कम मिलेगी अब। बट मैं ये कहता हूं कि मैं 10 किलोमीटर चलने में जितना वर्क करता हूं, मैं उतना वर्क जब कर लूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। तो इसका मतलब अब की बार मुझे 8 किलोमीटर चलने के बाद मैं गिर गया या 5 किलोमीटर चलने के बाद मैं गिर गया, इसका मतलब मैंने 5 किलोमीटर चलने में जो एनर्जी खर्च करी है वो स्मूथ रोड पे मैं 10 किलोमीटर में खर्च करता था। मेरी बातों को समझने की कोशिश करें आप। लगने वाला फोर्स दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल और उनके बीच की डिस्टेंस आर माइनस का टी प्लस का टी रूट में एप्सिलॉन आर का होल स्क्वायर। बात वही है, फोर्स वही आ रहा है, डिस्टेंस के स्क्वायर। लेकिन डिस्टेंस का क्या हुआ मैं आपको छोटे छोटे से तरीके समझाता हूं। देखो साहब, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। मैंने आपको शुरुआत में पहले दिन कह दिया था, मैंने कहा आपको शक हो जाना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और चार्ज के इस चैप्टर के साथ साथ में। देखें, आपके पास एक स्लैब है और स्लैब की डिस्टेंस थिकनेस डी है और ये एयर है, एयर की स्लैब है, और यहां से लाइट को आने में टी डिस्टेंस टी टाइम लगता है और d/c आप लोग करते हो।
अगर ये मैं आपको कह देता हूं कि यहाँ एक और स्लैब है, इतनी ही थिकनेस की है, डी इसकी थिकनेस है, बात को समझना आप मेरा, और लाइट को यहाँ से ट्रेवल करना है, लाइट को यहाँ से निकलना है, इसमें से लाइट आ रही है, और इसमें कितना टाइम लगेगा? आपने कहा साहब टी डैश टाइम लगेगा। बात को समझने की कोशिश करना जो मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस तो लाइट को डी ही ट्रेवल करनी है, बट इस समय इसकी वेलोसिटी वी हो जाएगी, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोग जानते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू होता था आपका सी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वी। यानी लाइट इस मीडियम में, ग्लास स्लैब में, पानी की स्लैब में सी से नहीं चलेगी, वो वी से चलेगी। अब वी का क्या रिलेशन हो गया साहब? वी इज इक्वल टू गया एक तरह से सी अपॉन म्यू, ये अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आता है। अगर मैं ये वैल्यू यहां रख दूं तो टी डैश इज इक्वल टू हो गया डी अपॉन ये वी की जगह रखा मैंने सी और ये रखा मैंने म्यू। अब आप समझें, यानी जो टाइम लगा इसको ट्रेवल करने में, यहां एयर की स्लैब होती तो टाइम ये लगता, ग्लास की स्लैब है तो टाइम लग रहा है टी डैश रिजल्ट हो गया आपका म्यू ऑफ डी अपॉन ऑफ सी। अब आप मेरी बात को कुछ इस तरह से समझें, मैं अगर आपसे पूछूं और आपको मुझे जवाब देना हो, और मैं आपसे बात ये पूछता हूं कि कौन सी स्लैब में लाइट को ट्रेवल करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप कहोगे इसमें। मैं पूछूंगा साहब इसमें ज़्यादा टाइम क्यों लगा, तो आप कहोगे साहब कि लाइट की स्पीड एयर में तो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है ना, वाटर में होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ग्लास में होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड होती है एयर में, आपके वाटर में और आपके ग्लास में, ये लाइट की स्पीड होती है। तो आप कहोगे साहब जब ग्लास में आ रही है तो ये स्पीड कम हो गई इसलिए टाइम बढ़ गया। आप यहाँ कहोगे साहब पानी में आ रही है तो क्योंकि वेलोसिटी कम हो गई इसलिए बढ़ गया। अब एक आदमी ये मानने के लिए तैयार नहीं है मेरे से कि साहब डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड डिफरेंट नहीं होती। अब मुझे उसको समझाना है कि टाइम ज़्यादा क्यों लगा, तो मैं उसको कैसे समझाऊंगा? मैं उसको कहूँगा चल मान लेते हैं कि सब में लाइट की स्पीड सेम है, लेकिन मैं उसको क्या जवाब दूंगा, कैसे जवाब दूंगा कि देख उस मीडियम में डिस्टेंस ट्रेवल करनी थी, एयर में डिस्टेंस ट्रेवल करनी थी डी, लेकिन इस मीडियम में डिस्टेंस, इफेक्टिव डिस्टेंस बढ़कर हो गई म्यू ऑफ डी और टाइम ज़्यादा लगेगा। मतलब या तो तू सीधा सीधा मान ले कि लाइट की स्पीड डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है, और अपनी इस बात को एक्सप्लेन कर दे कि जब ग्लास की स्लैब में थिकनेस वही है जितनी एयर की थिकनेस थी, ये एयर की थिकनेस वाली स्लैब है, ये ग्लास की स्लैब है इसमें जब लाइट आई तो उसको ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ा, ज़्यादा टाइम लगा। ज़्यादा टाइम क्यों लगा? या तो तू बोल दे स्पीड कम हो गई, या फिर मैं बोल दूंगा कि यहां से इफेक्टिव डिस्टेंस इंक्रीज हो गई। हुआ क्या था मेरे पास, जब मैं पानी भरे हुए, घुटनों तक पानी भरे हुए उसमें चल रहा था, तो या तो मैं बोल दूं मेरी स्पीड कम हो गई थी, या मैं बोल देता हूं कि मेरे लिए वो जो 5 किलोमीटर था वो इफेक्टिव 10 हो गया। बात समझ पा रहे हो? इफेक्टिव डिस्टेंस बढ़ गई, ठीक है। आप दो तरीके से बोल सकते हो टाइम का, टाइम टी इक्वल होता है डी अपॉन डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यही होता है। तो या तो बोलो डिस्टेंस बढ़ गई या बोलो वेलोसिटी कम हो गई, ठीक है। इस तरह समझा रहा हूँ, बात समझ में आ गई क्या? अगर ये एयर है, यहाँ डी थिकनेस की एक फिल्म बना लेता हूँ और एयर की बना देता हूँ, तो लाइट को इसको ट्रैवल करने में जो वक्त लगेगा वो टाइम टी इज इक्वल टू डी बाई सी ये लगेगा। लेकिन अगर इतनी थिकनेस की एक स्लैब वाटर की या ग्लास की इसकी बना देता हूँ, तो इसमें अगर लाइट आएगी तो उसको जो टाइम लगेगा वो टी डैश लगेगा, टी डैश जो लगेगा वो डी अपॉन वी लगेगा, लेकिन ये वी जो होता है वो सी अपॉन म्यू होता है, तो टी डैश जो हो गया वो डी अपॉन सी अपॉन ऑफ म्यू। तो अब आपको लाइट को जब यहाँ से यहाँ आना होता है तो ज़्यादा टाइम क्यों लगता है का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। मतलब लाइट को ज़्यादा टाइम क्यों लगा, दो बातें मैं पहले बोल चुका हूँ, तेरी मर्जी पड़े तो उससे सोच ले कि लाइट की स्पीड इस मीडियम में कम हो गई इसलिए टाइम ज़्यादा लगेगा, या लाइट के लिए इफेक्टिव डिस्टेंस बढ़ गई है इसलिए ज़्यादा टाइम लगेगा। इस बात को ध्यान से सुन ले, काम आएगी। और ऐसा ही कुछ मैं यहाँ करने वाला हूँ, और ये तेरे इस चैप्टर में यहाँ तो काम आएगा ही आएगा, तेरे ये काम आएगा कैपेसिटर में भी, और ना जाने कौन कौन से चैप्टर में ये चीज़ काम आएगी। इवन जो हमारे पास में एक वेव ऑप्टिक्स में भी हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे, इसलिए एक से ज़्यादा जगह ये काम आने वाला है, ध्यान से सुन ले इस बात को। अब मैंने आपसे कहा कि साहब मैं जैसे सिंपल रोड पे 10 किलोमीटर चल पाता हूँ और घुटनों तक पानी भरा हुआ उसमें 5 किलोमीटर चलने के बाद में गिर जाता हूँ। अब वहाँ दो बातें हो रही हैं, दो बातें। आप ये कह सकते हो कि साहब आपके लिए आपको वहाँ रजिस्टेंस ज़्यादा मिल रहा है, या मैं कह दूँ कि भैया मुझे 5 किलोमीटर चलने पर वो 10 किलोमीटर के बराबर का काम करना पड़ रहा है। तो दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगी।
देखिए साहब, एक रहस्य पे से पर्दा उठा रहा हूं। आपने अभी तक देखा कि मीडियम के अंदर फोर्स की वैल्यू कम हो गई थी। दो चार्जेस को मैंने यहां रखा हुआ था, उन्हीं दोनों चार्जेस को उठा के मैंने मीडियम में रखा। तो तूने तस्वीर का एक रुख देखा और तूने ये बोला मुझे कि साहब जब आप उनको मीडियम में रखते हो तो उस मीडियम की परमिटिविटी की वैल्यू बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को उसको चीरना, उसको चीर कर पहुंचने में तकलीफ हो जाती है, इसकी वजह से फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हो जाता है। ये तस्वीर का एक रुख था। इसी बात को मैं दूसरे तरीके से बोलता हूं। मैं ये बोलता हूं कि फोर्स कम क्यों हो जाता है। जब आप पानी में जाते हो, जब पानी में चलते थे तो 5 किलोमीटर चलने पर आपको रोड के 10 किलोमीटर के बराबर काम करना पड़ता था। ठीक वैसे ही इफेक्टिव डिस्टेंस वाटर में बढ़ गई थी। जब लाइट चल रही थी इस मीडियम में, इस स्लैब में, तो लाइट के लिए इफेक्टिव डिस्टेंस इतनी नहीं थी, वो इतनी हो गई थी, इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा था। ठीक ऐसे ही अगर तूने मेरी इस बात पे ध्यान दिया हो तो लगने वाला फोर्स दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल और उनके बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये बात यहां अपने पास लिखी हुई है कि जो फोर्स लगने वाला है वो फोर्स Q1 Q2 पे ध्यान मत दे। अब वक्त है, आज ऐसा क्या हुआ था कि मीडियम में लगने वाला फोर्स डिक्रीज हो गया था। तो देख डिस्टेंस को, देख r माइनस का t, ये तो एयर थी, इसका होल स्क्वायर, r माइनस का t प्लस का t रूट में एप्सिलॉन r। ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से इस चीज पे ध्यान देना है पूरी तरह से। ये तेरी आंख लगा देता हूं यहां पर, इस पे पूरी नजर मार ले तू बिल्कुल ढंग से, आंख की डिजाइन पे मत जा, यहां ध्यान दे। ये डिस्टेंस r थी, इसमें t थिकनेस की स्लैब डाल दी गई, तो आपने यहां लिखा है r माइनस का t, यानी जहां जहां था एयर उसका स्क्वायर, प्लस का t रूट में एप्सिलॉन r। मतलब ये जो डिस्टेंस थी, ये डिस्टेंस t थिकनेस की जो स्लैब रखी गई थी, वो t डिस्टेंस ना होकर वो डिस्टेंस हो गई रूट में एप्सिलॉन r। यानी कि जब तू गया कहां, स्लैब के अंदर, जब तेरी इलेक्ट्रिक लाइंस इसको चीर के जा रही हैं, तो इलेक्ट्रिक लाइन को चीर के जाने में या तो बोल दे स्ट्रेंथ कम हो गई, या फिर बोल दे, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाती है। तो आपके पास में ये जो डिस्टेंस रह गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डिस्टेंस अब t नहीं रही है, वो बढ़ गई है t से कितना, रूट एप्सिलॉन r। मतलब समझ, ये दो चार्ज थे, ध्यान से ये एयर में रखे हुए हैं। फोर्स है F इजिकल टू F इन एयर इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, Q1 Q2 अपॉन ऑफ r स्क्वायर। अगर इन दोनों चार्जेस को उठा के मैंने वाटर में रख दिया तो F इन वाटर इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये दोनों चार्जेस को उठा के मैंने वाटर में रख दिया, ये लो। तो आप क्या करोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन m, यही तो करोगे, इनटू ये आपका Q1, ये आपका Q2, आपका ये r स्क्वायर, यही तो करोगे दोस्त मेरे। इस एप्सिलॉन m को आप क्या लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, यही तो लिखोगे। फिर ये कर देते थे आप, ये कर देते थे पूरा F इन एयर, ये कर देते थे ना, ये पूरा हो गया आपका F इन एयर, ये कर देते थे ना F इन एयर अपॉन ऑफ एप्सिलॉन। मैं इसको ऐसा करूँ, ऐसा मत करो, आप इसको ऐसे कर दो, 1/, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका Q1 रहने दो, ये आपका Q2 रहने दो, और यहाँ मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, यहाँ मैं कर रहा हूँ ये r लिख दिया और ये मैंने लिख दिया रूट एप्सिलॉन r का होल स्क्वायर। कुछ समझ में आया? यानी मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, सुन मेरी बात को। जब तूने दोनों चार्जेस को उठा के पानी में रख दिया, तो एक्चुअल क्या हुआ था ऐसा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के लिए डिस्टेंस r जो थी, एयर में r थी, जैसे ही मैं इनको उठा के पानी में रखता हूं, ये डिस्टेंस r नहीं रही, ये r से बढ़कर हो गई r रूट में एप्सिलॉन r। यानी इफेक्टिव डिस्टेंस ये हो गई दोस्त। आखिर मीडियम में फोर्स की वैल्यू कम क्यों हो जाती थी? वो वैल्यू कम इसलिए हो जाती थी कि दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस थी वो एयर में तो r थी, बट वो डिस्टेंस दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम में r के लिए तैयार नहीं थी। वो डिस्टेंस r से बढ़कर r रूट एप्सिलॉन r हो गई। यानी जितना जो मीडियम
जिसका जैसा एप्सिलॉन आर उसके लिए उतनी ही डिस्टेंस। अब सुन, समझ और क्वेश्चन करना। मैं 30 सेकंड दूंगा और अगर मेरे पास स्टॉप वॉच आ गई तो मैं स्टॉप वॉच की टिक टिक सुना दूंगा तेरे को, और स्टॉप वॉच के बेस पे ही तुझे क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक उतने ही सेकंड में देना है। ये जो क्वेश्चन था अपना दोस्त, ये चार्ज था Q1, ये चार्ज था Q2। वही साइंटिस्ट को काम करना था। बहुत बड़े चार्ज है, बहुत पावरफुल चार्ज है और बेहद खतरनाक रिपल्सन फोर्स लगा रहे हैं। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन ऑफ आर स्क्वायर ऑफ आर कैप वाला एक बहुत बहुत बड़ा बहुत पावरफुल फोर्स लगा रहे हैं दोनों ही जने एक दूसरे पर। इसको थामने के लिए इधर से और इधर से बहुत सारे आदमी लगाने हैं। मैंने कहा इनके फोर्स को रिड्यूस करना। तूने कहा था पानी भर दो सर पानी, क्योंकि तेरे दिमाग में सुना था F इन मीडियम इक्वल टू F इन एयर अपॉन ऑफ रूट एप्सिलॉन आर। पानी बढ़ने से हुआ क्या था? पानी बढ़ने से ये जो डिस्टेंस थी, सुन मेरी बात को, ये F इन मीडियम जब इसमें तूने पानी भर दिया था, सुन रहा है ना, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये आपका Q1, ये आपका Q2 अपॉन ऑफ ये हो गया पानी का रूट 81 और ये आपका R का होल स्क्वायर। यानी डिस्टेंस उस वक्त 9 टाइम्स इंक्रीज हो। इसका 81 होता है, पानी का जो रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है कितना होता है? 81। यानी कि जो डिस्टेंस R थी वो R ना रहकर वो क्या हो गई थी? वो हो गई थी आपकी रूट एप्सिलॉन R ऑफ R। मतलब आपके पास में फोर्स F इन मीडियम इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका Q1, ये आपका Q2, 9R का होल स्क्वायर। 9R का होल स्क्वायर करोगे आप, 9R का होल स्क्वायर मतलब इसको बाहर लोगे तो पहले 9R आएगा, और 9R का जब होल स्क्वायर करोगे तो आपका ये 81 ऑफ R स्क्वायर आएगा। और ये आपने ठीक यही तो कहा था मुझे, आपने यही तो चीज़ कही थी कि F इन मीडियम रिजल्ट हो गया था आपका F इन एयर अपॉन ऑफ 81। अब आप कहोगे सर आप इतना लंबा क्यों गए? अपने पास तो सीधा सा पहले से फॉर्मूला था, F इन मीडियम इज टू F इन एयर अपॉन ऑफ एप्सिलॉन आर। बोले सर इससे पानी का एप्सिलॉन आर सीधा रख देते, ये चीज़ आसान आ जाती। भाई आ जाती है यार, कॉन्फिडेंस से चीज़ों को करना चाहता है, कॉन्सेप्ट सीखना चाहता है या नहीं चाहता है, या ऐसे ही धुरपट में चला दूँ, फिर उस क्वेश्चन का आंसर कैसे सीखेगा? हाँ, अब सुन मेरी बात को, पूरी चीज़ सीख, मज़ा आएगा। अब समझ कि ऐसा क्या हुआ था जब कॉपर की शीट रखी थी तो ये Q1 चार्ज था, ये Q2 चार्ज था। अब यहां ये जो कॉपर की शीट थी, ये जो तूने कॉपर की जो पतली सी शीट रखी है, ये शीट रखी, ये T थिकनेस की थी। अब यहां फोर्स 0 कैसे होगा? अब मैं इसी तरीके से आपको फोर्स 0 लाके दिखाता हूं। आपका फोर्स, ये पूरी दोनों के बीच में डिस्टेंस पूरी R थी पहले, इनिशियली ये डिस्टेंस पूरी R कही जाएगी, लेकिन अब ये रखने के बाद में R माइनस का T तक एयर है। यानी आपका फोर्स हो जाएगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पावरफुल Q1, ये पावरफुल Q2, ये आपका R माइनस का T, ये R माइनस का T एयर थी, ठीक है। लेकिन ये जो स्लैब की जो डिस्टेंस थी ये अब R नहीं रही, ये T नहीं रही, ये T से कितने टाइम्स बढ़ जाएगी? T रूट, मतलब ये जो इसकी स्लैब की थिकनेस जो T है, वास्तव में ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के लिए T नहीं रहेगी, ये हो जाएगी T इंटू रूट एप्सिलॉन आर। यानी दोनों चार्जेस के बीच में इफेक्टिव डिस्टेंस हो गई R माइनस का T प्लस का T रूट में एप्सिलॉन आर का होल स्क्वायर। फिर से समझ, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां जब बात करते हो इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में जब बात करते हो आप, तो इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में T थिकनेस की स्लैब है। तो मैंने पूछा एयर कहां तक है, तो R माइनस का T तक तो एयर है ना। अब इस स्लैब की जो डिस्टेंस होगी वो T रख दूं क्या? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के लिए वो डिस्टेंस T नहीं रहेगी, वो क्या हो जाएगी कितनी? T रूट में एप्सिलॉन आर। अब आपका यहां मैं फॉर्मूला लगाता हूं कि फोर्स कितना लगेगा, तो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो एज इट इज है, इंटू ये आपका Q1 है, ये आपका Q2 है, ये आपका R माइनस का T भी ठीक है, प्लस का T, और ये हो गया रूट में इनफाइनाइट, और ये इसका होल स्क्वायर। समझ यार, समझ ऐसे क्या करता है। अब इस चीज को जब लोगे तो नीचे वाला पार्ट कितना हो गया? इनफाइनाइट। नीचे वाला पार्ट इनफाइनाइट हो गया, मतलब आपका वैल्यू आ गई 0, यानी फोर्स 0 हो जाएगा। फोर्स 0 ऐसा होता है, ये सही आंसर है। और आपने जिस तरीके से निकाला था आंसर उससे भी वही आएगा, बट वो तरीका गलत था। वो तरीका आप कब लगा सकते हो? वो तरीका आप तब लगा सकते हो जब ये चार्ज Q1 था और यहां से यहां तक ये पूरी शीट रखी जाती ऐसे Q2, और यहां ये कंडक्टर शीट ऐसे रखता मैं, तब जाके आप फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या ये कंडीशन दोनों चार्जेस के बीच की स्लैब ऐसे और ऐसे, क्या दोनों चीजें सेम है? यहां तो रात और दिन का अंतर है। तो चलो आप कंफ्यूज ना हो, मैं आपको एक पूरा फॉर्मूला देता हूं, उस फॉर्मूले से आप हर तरह के क्वेश्चन कर लोगे। एक मीडियम क्या 10 मीडियम लगा देंगे अपन, आओ देखते हैं।
और एक ही फॉर्मूला होता है जो आपने पढ़ा था ना, के क्यू वन क्यू टू अपन ऑफ आर स्क्वायर, उसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं और मैं आपको एक फॉर्मूला बना के दे रहा हूं, और उस फॉर्मूले से हम सारी चीजें निकाल सकते हैं। मैं एक एक करके निकालूंगा और घर बैठ के आप भी कोशिश करेंगे। आपका ये एक चार्ज Q1 है, यहां एक चार्ज Q2 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस, एग्जैक्ट डिस्टेंस दोनों के बीच की R है, फिलहाल R है। अब मैंने यहां पर एक T थिकनेस की एक स्लैब रख दी, ये वाली, ये T है। तो अब आप मुझे बताओ कि क्या अब दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस में एयर पूरी R डिस्टेंस तक है या एयर की जगह थोड़ी कम हो गई? यानी हम जनरल काम कर रहे हैं जब दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम फुली एयर ना हो, फुली मीडियम ना हो, और उसके बीच में मीडियम एयर और उस मीडियम के अलावा भी कोई और भी चीजें हो, तो हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो यहां फॉर्मूला बनाते हैं हम लोग, F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका Q1, ये आपका Q2 अपॉन लगने वाला फोर्स दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल और उनके बीच की डिस्टेंस के, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस अब क्या हो गई? इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हिसाब से इनके बीच में डिस्टेंस हो गई है R माइनस T प्लस का, R माइनस T तक तो एयर थी, और प्लस का क्या हो गई है? T रूट में एप्सिलॉन R। ये बात समझ में आई आप लोगों को? यानी ये डिस्टेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लाइंस के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए ये डिस्टेंस T नहीं रही, ये बढ़कर हो गई T, और जो भी इसका रिलेटिव परमिटिविटी थी उसके हिसाब से, यानी ये इसकी परमिटिव मीडियम कौन सा रख रहे हो, कौन सी चीज रखी गई है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा ये फोर्स, ये इस पे, यानी सारा खेल यहां आ गया है। अब मैंने कहा साहब इसका केस 1 ऐसे बताता हूं मैं आपको। केस 1 देखिए साहब, केस 1 मतलब ये चार्ज Q1 होता, ये चार्ज Q2 होता, और यहां स्लैब तो होती बट ये एयर की स्लैब होती। अब इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा? मतलब यहां पे भी एयर है, यहां पे भी एयर है, तो फोर्स कितना लगेगा? करते हैं। एयर का जो आपका एप्सिलॉन R होता था वो एयर का लगभग 1.003, जिसको अपन लोग 1 ही मानते थे, यानी आपका फॉर्मूला हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला हो जाएगा F इन एयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सुनो मेरी बात को, ये हुआ आपका Q1, ये हुआ आपका Q2, ये हो गया आपका R माइनस का T, R माइनस का T तक तो ये था ही था, ठीक है, और प्लस का ये आपका हो गया T, और ये हो गया अंडर रूट में एप्सिलॉन R। एयर के लिए एप्सिलॉन R की वैल्यू होती है 1, इसका होल स्क्वायर, यानी आपका F इन एयर रिजल्ट हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका Q1, ये हो गया आपका Q2, ये R माइनस का T और ये प्लस का T, ये दोनों कट जाएंगे, यानी आपका R स्क्वायर। यानी आपका सिंपल फार्मूला जो आपको गुलाम ने सुझाया था वो फार्मूला आ गया, यानी इससे उसको नहीं निकालना चाहिए, उससे मैं सारी चीज़ें निकाल के दूंगा उस वाले फार्मूले से। दूसरी चीज़ देखें साहब, आप यहाँ देखें इस जगह कि अगर मैं ऐसा कर दूं, ये एक चार्ज Q1 दूं आपको, और यहाँ पर इस जगह पर, समझना मेरी बात को, और यहाँ मैं चार्ज Q2 रख दूं, और इसको पूरे को दोनों के बीच में आपको एयर दिख रही है क्या? आपको दोनों के बीच में एयर दिख रही है? नहीं दिख रही है। इस T थिकनेस की जो कि R के बराबर कर दी गई है, इसका ये रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो एप्सिलॉन R है। बात को समझें, यहाँ पर मैं लिखूंगा T इजकल टू R और इसको सॉल्व करूंगा T इजकल टू R के लिए। यहाँ एयर नहीं है, यानी मैं आपको F इन मीडियम इजकल टू, मैं फोर्स समझाऊंगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मेरा गया Q1, ये गया मेरा Q2 अपॉन ऑफ, ये हो गया मेरा R माइनस T। तो मैं इस बार T की वैल्यू क्या ले रहा हूँ? T कितना है? R के बराबर है, तो आपका R माइनस का T इजकल टू R हो गया, ये लो, ठीक है। लेकिन स्लैब की बात भी बताऊंगा, तो स्लैब की बात भी बताऊंगा, तो स्लैब की बात आएगी ये कि आपके पास में T, इसका T और ये आपका रूट में एप्सिलॉन R और इसका पूरे का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ T किसके बराबर ले चुका हूँ? R के बराबर, यानी आपका इस R से ये वाला R कट जाएगा, यानी F इन मीडियम इजकल टू आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपका Q1, ये आपका Q2, नीचे आप देखोगे तो ये R स्क्वायर और इसका हो जाएगा ये एप्सिलॉन R, यानी आपका F इन मीडियम इजकल टू, आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू आपका Q1 Q2 अपॉन ऑफ R स्क्वायर। यहाँ से आपका एक तो रिलेशन वाला बन गया, कौन सा वाला जो आप बनाना चाह रहे थे? F इन मीडियम इजकल टू F इन एयर अपॉन ऑफ एप्सिलॉन R, और एक आपका क्या बन गया? इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ अगर मैं इसको लिख सकता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ इस चीज़ को कि आपका F इन मीडियम इजकल टू आपका रिलेशन जो आप F इन एयर अपॉन ऑफ एप्सिलॉन R ढूंढते हो वो बन गया ना,
तो ये फॉर्मूला कैसे बनता है, वो सिर्फ इससे बनता है। आपको सिर्फ इसको पढ़ाया जाता है। मैंने क्या पढ़ाया है आपको, मीडियम पढ़ाया है, एयर पढ़ाया है, फुली मीडियम पढ़ाया है, और एयर और मीडियम दोनों पढ़ा रहा हूं। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आपको फॉर्मूला वो का वही बन चुका है फिर से। यानी आपको, हम लोग क्या करते थे, जब दोनों चार्जेज के बीच में, ये दो चार्जेस थे, इन दोनों चार्जेज के बीच में अगर एयर रखते थे तो सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाते थे, और एयर के अलावा कोई और मीडियम रखा हुआ हो तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते थे, एप्सिलॉन एम लगाते थे ना। ये चार्ज अगर एयर है तो आप लोग क्या निकालते थे, एफ इन एयर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन ऑफ आर स्क्वायर। और दोनों चार्जेस के बीच में अगर एक मीडियम हो जाता था तो हम लोग यहाँ क्या लगा देते थे, एप्सिलॉन एम। ये एप्सिलॉन एम के आगे बारे में हम लोग क्या बताते थे कि एप्सिलॉन एम क्या है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर है। मतलब इस फॉर्मूले से अगर आप देखोगे तो ये फॉर्मूला बहुत आराम से बन जाएगा आपका। कैसे बन जाएगा, एफ इन मीडियम रिजल्ट हो जाएगा आपका 1/4 पाई, ये एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर को लिख सकते हो कितना, एप्सिलॉन एम इंटू आपका Q1 Q2 अपॉन ऑफ आर स्क्वायर। और हम लोग वहाँ शॉर्ट में चला करते थे इस तरह से। असली चीज़ ये नहीं थी, असली चीज़ ये रही। ये वाला फॉर्मूला आपका हर जगह बिल्कुल फिट होगा। अगला, अगर मैं यहाँ से आपको करने के लिए कहूँ कि साहब यहाँ पर इस जगह पर देखिए, बात को समझना, यहाँ एक चार्ज Q1 है और यहाँ एक चार्ज Q2 है, और ध्यान से सुने, यहाँ एक स्लैब रख दी मैंने, ये T1 इसकी थिकनेस है, एक और स्लैब रख दी, इसकी T2 थिकनेस है, एक और स्लैब रख दी, इसकी T3 है। इसका रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R1 है, इसका रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R2 है, और इसकी एप्सिलॉन R3 है, और टोटल दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस R है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे इस कंडीशन में पूछ लूँ कि इसके बीच में फोर्स कितना लगेगा, तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक ही चीज़ बतानी चाहिए जो कूलॉम बता गया है, लगने वाला फोर्स दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल। आप बिल्कुल शांति से बैठे, एफ इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगाओ, लगा दिया साहब। ये लगाया आपने पहला चार्ज Q1, ये लगाया आपने दूसरा चार्ज Q2 अपॉन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल। अब दोनों चार्जेस के बीच में इफेक्टिव डिस्टेंस देखो आप। तो इफेक्टिव डिस्टेंस कैसे देखोगे, मैं समझाता हूँ आपको। आप मुझे बताओ कि यहां पर जो टोटल स्लैब ली गई है वो कितनी ली गई है, 3। तीनों स्लैब्स के बीच में अगर देखें उनकी जो टोटल लेंथ आ गई है, यानी कितनी लेंथ खा चुके हैं इस मीडियम में, T1 प्लस का T2 प्लस का T3। पहले इनिशियली स्लैब रखने से पहले डिस्टेंस कितनी थी, R, उसमें से कितनी जगह तक आपने इस स्लैब ठोक दी, T1 प्लस का T2 प्लस का T3। यानी एयर के लिए जगह क्या छोड़ी आपने, R माइनस T1 प्लस का T2 प्लस का T3। यानी एयर के लिए जगह जो आपने छोड़ी, R माइनस का T1 प्लस का T2 प्लस का T3। ये बात समझ में आई है क्या आपको? ये जो जगह छोड़ी है आपने वो एयर के लिए जगह छोड़ी है। अब ये तो ही एयर इतनी डिस्टेंस तक थी, मैं टोटल का होल स्क्वायर कर दूंगा, ये नीचे डिस्टेंस का इफेक्टिव डिस्टेंस का होल स्क्वायर। थोड़ा आगे लगा देते हैं, चीज़ें बढ़ी जाएंगी अपनी। ये लो जी। अब आप मुझे ये थोड़ा सा समझाओ कि ये जो डिस्टेंस T1 थी, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के लिए भी डिस्टेंस T1 ही रहेगी क्या? नहीं रहेगी। ये डिस्टेंस हो जाएगी T1 नहीं, ये डिस्टेंस हो जाएगी प्लस का T1 रूट में एप्सिलॉन R1 प्लस का T2 रूट में एप्सिलॉन R2 प्लस का T3 रूट में एप्सिलॉन R3 का पूरे का होल स्क्वायर। यानी आप मुझे बताओ कि फोर्स की वैल्यू, इफेक्टिव फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? डेफिनेटली डिक्रीज होगी। मैं पूछो क्यों? Q1 Q2 पे कोई फर्क नहीं है। आप कहोगे सर देखो डिस्टेंस कम भी तो हो रही है, ये लेस भी तो हो रहा है R में से। भैया R में से लेस होने वाली चीज है T1 प्लस का T2 प्लस का T3, लेकिन R में जो चीज ऐड हो रही है वो T1 प्लस का T2 प्लस का T3 ऐड नहीं हो रही है, वो अपने साथ कोई और चीज मिला रही है। ऐड होने वाली चीज मल्टीप्लिकेशन जा रही है। T1 ऐड होने वाली चीज T1 रूट में एप्सिलॉन R1 प्लस का T2 एप्सिलॉन R2 रूट में एप्सिलॉन R2 का प्रोडक्ट प्लस का T3 रूट में एप्सिलॉन R3 का प्रोडक्ट। यानी नीचे इफेक्टिव डिस्टेंस बढ़ गई। यानी बात समझ में आ गई होगी कि दो चार्जेस के बीच में मीडियम में आखिर फोर्स जो लगता है वो कम क्यों हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से एक और केस बनता है इसका, यही बना देता हूं, ध्यान से सुनना इसको। ये चार्ज मेरे पास Q1 है, ये चार्ज मेरे पास Q2 है। यहां मैं एक स्लैब लगाता हूं, ये लो। यहां मैं एक और स्लैब लगाता हूं, ये लो। यहां एक और लगा देता हूं, ऐसा कर देता हूं। चल एक और लगा देता हूं, ये ले। और इनमें अपन ड्राइंग कर देते हैं। ये अलग मटेरियल की है, ये अलग मटेरियल की है, ये वाली भी अलग मटेरियल की है, और ये भी एक अलग ही मटेरियल की है। ये ऐसे ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अलग अलग मटेरियल की है, समझ में आ गई? ये अलग अलग मटेरियल की है सब आपके पास।
अब ये देख, दोनों चार्जेस के बीच में तुझे तो हवा ही हवा नजर आ रही होगी ना, दोनों चार्जेस में हवा ही दवा है, इस हवा के लिए जगह ही नहीं है। यानी आप ये बोलेंगे जो आपका इसकी लेंथ है T1, इसकी है T2, इसकी है T3, इसकी है T4, यानी आपका T1 प्लस का T2 प्लस का T3 प्लस का T4 इजकल टू R है या नहीं है? मेरे T और प्लस में अंतर देख लो ना भैया। यानी मैं अगर जनरल फॉर्मूला लगाता हूं F इजकल टू 1/4 पाई F0, ये मेरा Q1, ये मेरा Q2, मैं तो बिल्कुल फॉर्मूला लगा रहा हूं अपना, R माइनस का T1 प्लस का T2 प्लस का T3 माइनस प्लस का T4, ये ठीक है। अगर इसमें थोड़ी सी जगह छोड़ देता, मान लो मैं इस चार्ज को यहाँ नहीं बनाता, इसको यहाँ नहीं बनाता, यहाँ और यहाँ बनाता, तो यही तो क्वेश्चन हो गया जो पहले करा था, ये तो मैं करा चुका हूँ, अब उसको क्यों करूँगा? तो यानी मैंने क्या किया कि इसको यहाँ रख दिया और ये भी बता दिया कि ये दोनों वैल्यूज़ बराबर है, इसका मतलब हवा तो है ही नहीं, ये चीज़ तो कैंसिल हो गई। और प्लस का अब 4 मीडियम ले रखे हैं आपने, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को यहाँ से यहाँ तक पार होना है, तो क्या डिस्टेंस T1 ही चलनी पड़ेगी? नहीं, उसको चलनी पड़ेगी T1 रूट में एप्सिलॉन R1 प्लस यहाँ चलनी पड़ेगी T2 रूट में एप्सिलॉन R2 प्लस यहाँ चलनी पड़ेगी T3 रूट में एप्सिलॉन R3 प्लस यहाँ चलनी पड़ेगी T4 रूट में एप्सिलॉन R4 और इसका पूरे का होल स्क्वायर। ये दोनों चीज़ें बराबर थी, यानी आपका F इजकल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन T1 रूट में एप्सिलॉन R1 प्लस का T2 रूट में एप्सिलॉन R2 प्लस का T3 रूट में एप्सिलॉन R3 प्लस का T4 रूट में एप्सिलॉन R4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इन सारी स्लैब को हटा दो, पहले वाली स्लैब के भी एयर लगा दे, यहाँ पे भी एयर लगा दे, वहाँ पे भी एयर लगा दे, वहाँ पे भी एयर लगा दे, सब जगह एयर लगा देते हैं। यानी कि एयर लगा दोगे तो एप्सिलॉन R1 का वैल्यू, एप्सिलॉन R1 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, यानी हो जाएगी आपके 1/4 पाई F0 Q1 Q2 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 का होल स्क्वायर, और T1 प्लस का T2 प्लस T3 प्लस T4 का होल स्क्वायर, R स्क्वायर है, पहला आंसर आ जाएगा। कुछ समझ में आया जो मैंने समझाया? अगर पल्ले पड़ी है, बात समझ में आई है, तो अब आप मुझे बताओ कि दो चार्जेज को जब हम लोग एयर में रखते हैं और उन्हीं दो चार्जेस को उठा के जब किसी मीडियम में रखते हैं, तो मीडियम में फोर्स का मैग्नीट्यूड कम क्यों हो जाता है? मीडियम रख दिया इसलिए? नहीं साहब, इसका असली रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है दोनों चार्जेस के बीच में इफेक्टिव डिस्टेंस जो कभी d हुआ करती थी, अब वो हो गई है d रूट में एप्सिलॉन r, इफेक्टिव डिस्टेंस बढ़ गई। यानी कि अगर कभी डिस्टेंस आप r बोलते थे, अगर आप r बोलते थे तो वो r नहीं रही है, अब वो डिस्टेंस बढ़कर हो गई है दोनों चार्जेस के बीच में। और कुलाम ने सीधे सीधे कहा था लगने वाला फोर्स दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब डिस्टेंस बढ़ रही है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होगा, ये इसका असली रीजन होता था। अगर मैं दो चार्जेस के बीच में, ये चार्ज Q1 था, ये चार्ज Q2 था, और इनके बीच में अगर ये रख देता हूं d थिकनेस की, पहले डिस्टेंस r थी, अब आप फटाफट बोलो फॉर्मूला क्या होगा फोर्स का, और इसका रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r है, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा मैं बता देता हूं, 1/4 पाई F0 Q1 Q2 अपॉन में सारा खेल वही है। बस आप ये बताइए इसमें, इस कंडीशन में आपको एयर कितनी जगह तक दिखेगी? एयर का प्लेस क्या है? r माइनस डी प्लस, अब एयर के अलावा भी तो कुछ होगा, हाँ है, क्या है ये? तो आपका ये d थिकनेस, तो ये डिस्टेंस d नहीं रहकर ये डिस्टेंस हो जाएगी, यानी ये डिस्टेंस d नहीं रहकर ये डिस्टेंस ये हो जाएगी, यानी फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई F0 Q1 Q2 अपॉन ऑफ, ये तो सिंपल बात हुई कुलाम्स की। अब अगली बात, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल और उनके बीच की डिस्टेंस है कितनी? r माइनस का d तक तो है एयर, प्लस ये डिस्टेंस d नहीं बची है इलेक्ट्रिक लाइन के लिए, ये डिस्टेंस हो गई है d रूट में एप्सिलॉन r का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बन गया होगा, समझ में आ गया होगा, क्लियर है? ठीक है, आया है या नहीं आया है ये 2 मिनट में मुझे पता लग जाएगा। क्वेश्चन मेरा ये है
दो ही क्वेश्चन पूछूंगा और दोनों के लिए केवल 15-15 सेकंड दूंगा। 15 सेकंड में अगर तूने इसका आंसर दे दिया तो तेरी बात सही मान ली जाएगी, और नहीं दिया तो गलत बात है। दो चार्जेस हैं, एयर में रखे हुए हैं और उनके बीच की डिस्टेंस आर है, आर डिस्टेंस है, और उनके बीच में फोर्स एफ लग रहा है, फोर्स एफ लग रहा है। मैं उन दोनों चार्जेस को उठाकर एक ऐसे मीडियम में शिफ्ट करूंगा, एक ऐसे मीडियम में लेके जाऊंगा जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है। तो मैं डिस्टेंस को क्या कर दूं, दोनों चार्जेस का उस मीडियम में डिस्टेंस क्या रखूं कि फोर्स उतना ही लगे जितना कि एयर में लग रहा था, यानी मीडियम में भी मैं वो फोर्स वही चाहता हूं जितना कि वहां था। तो मुझे उनके बीच की डिस्टेंस को क्या करना चाहिए, बताएं साहब। मैंने पूछा था आपसे क्वेश्चन, क्या पूछा था, ये पूछा था कि दो चार्जेस है, एयर में रखे हुए आर डिस्टेंस पर, उनके बीच में फोर्स एफ लग रहा है। मैं चाहता हूं कि इनको मीडियम में भी शिफ्ट करूं। अब मीडियम में शिफ्ट करते हैं तो फोर्स कम हो जाता है। मैं चाहता हूं कि मीडियम में भी उतना ही फोर्स लगे जितना वहां लगा था। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना चाहिए, ये दो चार्जेस की आप इमेज करना, डायग्राम जरूर बनाने की कोशिश करा करो। ये Q1 है और ये आपके पास में Q2 है। ये दोनों चार्जेस, इनके बीच डिस्टेंस आर है, इनके पीछे फोर्स लग रहा है एफ मान लो, और वो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन ऑफ आर स्क्वायर। ये फोर्स लग रहा था इनका एयर में। अब आप इन दोनों चार्जेस को उठाकर एयर में, एयर की बजाय किसी मीडियम में रखोगे। जब मीडियम में रखोगे तो मीडियम में रखते ही अगर इतनी डिस्टेंस पे अगर इनको रखते तो डिस्टेंस आर तो होती नहीं, फोर्स आपको उतना ही करना है। अगर इसको मीडियम में रख देता हूं तो इफेक्टिव डिस्टेंस बढ़ गई है, जो अपन पढ़ चुके हैं। डिस्टेंस बढ़ जाने से फोर्स कम हो जाएगा। बट क्वेश्चन में क्या दे दिया कि आप डिस्टेंस को फ्री हो चेंज करने के लिए, यानी आप जब मीडियम में जाते हो तो डिस्टेंस कितने टाइम्स बढ़ जाती थी, डिस्टेंस कितने टाइम बढ़ जाती थी, डिस्टेंस बढ़ जाती थी रूट एप्सिलॉन आर टाइम्स। तो अब आपको फोर्स वही रखना है। तो हुआ क्या था, इफेक्ट क्या हुआ था, डिस्टेंस बढ़ी थी कितने टाइम्स, रूट एप्सिलॉन आर टाइम्स। तो आप क्या करो, डिस्टेंस को कम करो कितने टाइम्स, रूट एप्सिलॉन आर टाइम्स। जैसे वही वाली बात होगी, मैंने तुझे कुछ पैसे दिए, तेरे पास में मैंने 500 रुपए दिए, तो तेरे कितने रुपए बढ़ गए, 500 बढ़ गए। अब मैं चाहता हूं नहीं, तेरे पैसे जो है ना उतने ही रहने चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए, तेरे से 500 रुपए वापस लेने चाहिए। सिंपल। हुआ क्या था, मीडियम में जाने से क्या होता, डिस्टेंस बढ़ जाती थी कितनी, डिस्टेंस बढ़ जाती थी कितनी, डिस्टेंस बढ़ जाती थी दोस्त कितना, रूट एप्सिलॉन आर टाइम्स बढ़ जाती थी। तो आपको क्या करना चाहिए, डिस्टेंस रूट एप्सिलॉन आर टाइम्स ही कम कर लेनी चाहिए। यानी मैं इसको न्यूमेरिकली करके देता हूं तुम्हारे को। डिस्टेंस मैंने मान लो ये कर दी, यानी ये डिस्टेंस को मैंने कह दिया आर डैश, और अब इनके पीछे फोर्स कितना लगेगा, नियम पूरा लगाऊंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो भैया, ये Q1 है, Q2। डिस्टेंस अब दोनों के बीच में एयर है ही नहीं, यहां पर ये है, तो अब इनके बीच में जो डिस्टेंस हो गई है वो डिस्टेंस हो गई है आपकी आर डैश। एक तो आर डैश, ये डिस्टेंस मैंने आर डैश मान ली, ये मुझे निकालनी है, और ये रूट में एप्सिलॉन आर, ये हो गया इनका ये लो जी, बात समझ में आई। अब मैं दोनों फोर्स में, मुझे क्वेश्चन दिया गया कि जो फोर्स एयर में लगना चाहिए वही मीडियम में लगना चाहिए, ये मीडियम वाला फोर्स, यानी आपका एफ इन एयर इज इक्वल टू एफ इन मीडियम रखना चाहिए। उसने ये तो पूछा कि डिस्टेंस, अरे भाई मैं डिस्टेंस आर तो रख ही नहीं सकता ना, आर अगर रख देता तो मेरे पास क्या क्वेश्चन निकल जाता, अगर डिस्टेंस आर रख दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो फोर्स कम कर दिया मैंने, रूट एप्सिलॉन आर टाइम्स डिस्टेंस इंक्रीज हो गई। उसने तो मुझे कहा कि डिस्टेंस को कितना करूं, तो डिस्टेंस को जो पहले थी उससे और बढ़ा दूं क्या, यहां थी और ज्यादा कर दूं, और ज्यादा कर दूंगा तो रूट एप्सिलॉन आर और आ जाएगा। यानी कि मैंने क्या किया, डिस्टेंस को मुझे पास में लानी चाहिए, ताकि वो जो रूट एप्सिलॉन आर अपना खेल दिखाएगा, अपना जादू दिखाएगा, मैं उसको नेग्लेक्ट कर सकूं। यानी एफ इन एयर इक्वल टू एफ इन मीडियम, यानी मैंने इस डिस्टेंस को मान लिया आर डैश, यानी मैं इसको इस डिस्टेंस पे नहीं रखा, इसके पास में रख दिया मैंने, और ये हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी अभी अपने आप आंसर आएगा आपका, ये Q1 ये Q2 और ये आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका Q1 ये आपका Q2, और ये हो गया आपका यहाँ पर, इसका स्क्वायर करूँगा तो इसका स्क्वायर करूँगा तो ये आर डैश स्क्वायर हो गया, और ये आपका एप्सिलॉन आर हो गया। ठीक है, अब अगर आप इसको काटोगे तो ये ऐसे ये चल भैया तू भी चल, यानी कि आपका उल्टा कर दो, ये हो गया आपका आर स्क्वायर रिजल्ट हो जाएगा आर डैश स्क्वायर ऑफ आपका एप्सिलॉन आर, यानी आपका आर डैश इज इक्वल टू आर। क्वेश्चन समझे कुछ, एक एग्जांपल देता हूं। आर डिस्टेंस पे दो चार्ज रखे गए थे, एयर में रखे हुए थे, 100 न्यूटन के फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, 100 न्यूटन के फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। दोनों चार्जेस को उठा के पानी में डाल दिया, उतनी डिस्टेंस पे रखा, उतनी डिस्टेंस पे रखा, फोर्स हो जाएगा कितना हो जाएगा 100/81, पानी में रख दिया। मैं कहता हूं कि पानी में ऐसे रखो उनको, डिस्टेंस को चेंज करने के लिए तुम फ्री हो। मैं पानी में उनको कितनी डिस्टेंस पे रखूं दोनों चार्जेस को,
हवा में कितने डिस्टेंस पर रखे हुए थे? 8 डिस्टेंस पर रखे हुए थे। मैं पानी में उन दोनों चार्जेस को कितने डिस्टेंस पर रखूं कि पानी में लगने वाला फोर्स भी 100 न्यूटन ही रहे? तो अगर आप उतनी डिस्टेंस रखते हो तो फोर्स की वैल्यू 100 नहीं रहेगी, 100/81 हो जाएगी। लेकिन मैंने क्वेश्चन क्या दे दिया कि पानी में रखो फोर्स लेकिन 100 ही लगाओ, तो आपको उनकी डिस्टेंस r पे नहीं रख सकते, आपको रखना पड़ेगा r अपॉन पानी का, यानी आपको रखना पड़ेगा पानी में रूट में 81, रूट में 81 मतलब 9, मतलब समझो यार दो चार्जेस को मैंने रखे हुए हैं, ये दो चार्जेस थे मेरे पास में, ये एक चार्ज था Q1, ये एक चार्ज था Q2, दोनों के बीच में 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इनके बीच की डिस्टेंस है मान लो 9 मीटर। कितनी डिस्टेंस है? 9 मीटर। R रिजल्ट 9 है। इन दोनों को उठा के मैं पानी में रखूंगा। अब मैं पानी में भी चाहता हूं कि फोर्स 100 न्यूटन ही लगे, चार्ज को नहीं छू सकता, चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर सकता, क्या करूं मैं? उनको कितने डिस्टेंस रखूं? मैं उनको रखूं R अपॉन ऑफ ये F0, ये R गिवन था 9, ये होता है 81 पानी का, यानी 9 यानी कि आपका 1 मीटर। इसका मतलब समझो दो चार्जेस जो एक दूसरे से 9 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए थे एयर में, कहाँ रखे हुए थे? एयर में 9 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए थे, उनके बीच में फोर्स लग रहा था कितने न्यूटन का? 100 न्यूटन का। अगर मैं पानी में ले जाता हूं उनको तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? उतनी डिस्टेंस के लिए, उतनी डिस्टेंस के लिए 8 डिस्टेंस के लिए फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 मीटर के लिए फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100/81। लेकिन अगर मैं उनको 1 मीटर की डिस्टेंस पर रख दूं, 1 मीटर की डिस्टेंस यानी 1 मीटर की डिस्टेंस मतलब समझ गए ना, 9/√ε/r, √ε/r की वैल्यू क्लियर। मैं अगर इतनी डिस्टेंस रख दूं तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? पहले जितनी हो जाएगी, यानी कि 9/9 1 मीटर, यानी समझो 9 मीटर की डिस्टेंस पे रखा, पानी में गया और उनके बीच की डिस्टेंस अगर 1 मीटर कर दूं तो लगने वाले फोर्स की वैल्यू उतनी होगी जितनी एयर में होगी। उल्टा क्वेश्चन करता हूं, दो चार्जेस के बीच में मीडियम में लगने वाला फोर्स F है, ठीक है? दो चार्जेस के बीच में मीडियम में लगने वाला फोर्स कितना है भैया? F, डिस्टेंस R थी, मैं चाहता हूं फोर्स F ही रहे। मीडियम में लगने वाला फोर्स, दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम में लगने वाला फोर्स F है, डिस्टेंस R है मीडियम में और लगने वाला फोर्स F है। मैं चाहता हूं दोनों चार्जेस को उठाऊं और एयर में ले जाऊं और मैं चाहता हूं कि फोर्स की वैल्यू F ही रहे। तो मीडियम में F लग रहा था, डिस्टेंस R थी, और मैं चाहता हूं कि दोनों को मैं एयर में ले जाऊं और फोर्स की वैल्यू अब भी F ही रहे। तो मुझे उनके बीच में पहले तो बताओ डिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा? डिस्टेंस को बढ़ाऊं या कम करूं? डिस्टेंस को बढ़ाओगे, कितने टाइम से बढ़ाओगे? ठीक है, बिल्कुल सही है। मतलब आप देखें साहब, F = 1/4πε0 इंटू आपका Q1 Q2, और यहां लिख सकते हो आप ये आपका मीडियम में लगने वाला फोर्स था। समझ आया आपको मेरी बात? अब चाहते हो आप एयर में भी यही फोर्स लगे, तो एयर में फोर्स अब मैंने कह दिया सब एयर में आप इतनी डिस्टेंस पर रखोगे, इतनी डिस्टेंस में रखोगे तो बात ही नहीं बनेगी, यानी आपको एयर में दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा। अब कितना बढ़ाओगे? तो F इन एयर होता है 1/4πε0, ये आपका हो गया Q1, ये हो गया आपका Q2, और ये डिस्टेंस मैंने बोल दी R' का स्क्वायर। बोलो भैया, अब आप क्या कह रहे हो? ये वाला फोर्स और वाला फोर्स बराबर होना चाहिए, तो डिस्टेंस R को कितना टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा उसके कैलकुलेशन निकालते हैं। ये से ये कैंसिल, ये से ये दोनों कैंसिल, यानी आप मुकाबला यहाँ आ गया, यहाँ इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो गया आपका εr ऑफ R स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1/r' स्क्वायर। बोलो भैया, यानी आपका εr ऑफ R स्क्वायर इज इक्वल टू आपका R' स्क्वायर, यानी हो गया आपका रूट में εr ऑफ R इज इक्वल टू आपका R'। जो डिस्टेंस मीडियम में थी उसको अगर आपने √ε टाइम्स बढ़ा दिया तो एयर में भी फोर्स वही लग रहा है जो कि फोर्स लग रहा था किसमें? मीडियम में लग रहा था। मतलब कहने का मतलब ये है कि चीज़ आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझ में आ गई होगी। मुझे बताओ तो ऐसा क्या होता है दो चार्जेस को उठाकर जब मैं मीडियम में रखता हूँ तो वैल्यू ऑफ द फोर्स जो है वो डिक्रीज हो जाती है? ऐसा क्या होता है दो चार्जेस को उठाकर मीडियम में रखने पर इफेक्टिव डिस्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है? और दोनों चार्जेस को उठाकर अगर मैं रखता हूँ अलग अलग तरह के मीडियम में, तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? फॉर्मूला कौन सा है आपके पास में? फॉर्मूला, असली फॉर्मूला कौन सा होता है? असली फॉर्मूला आपके पास में कौन सा है भैया? बोलो तो 1/F = दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R माइनस, बस अब देखे जाओ आप कितनी जगह तक एयर बची हुई है। ये बात कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? जैसे मैंने कहा ये यहाँ पर ये रख दिए मैंने, दो फ़ोन रख दिए, ये देखें साहब मैंने ऐसे रख दिया, ये दो फ़ोन रख दिए। अब एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है,
एक चार्ज यहाँ था, एक चार्ज यहाँ था, पहले ये नहीं रखा हुआ था तो सीधा सा फॉर्मूला था, लेकिन अब एक इसकी थिकनेस है T1, इसकी थिकनेस है T2। अब आपके पास एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, दोनों के बीच डिस्टेंस R है, इसकी थिकनेस T1 है, इसकी थिकनेस T2 है। तो अब आप क्या करोगे, कैसे लगाओगे फॉर्मूला, एयर कितनी जगह तक बची है, यहाँ पर ये मैंने इसको हटा दिया और ये हटा दिया, तो ये जैसे घुसा इसने यहाँ की एयर हटा दी है, तो इसने कितनी एयर हटाई है T1, इसने कितनी हटाई है T2, यानी अब आपके लिए एयर कितनी जगह बची है, T1 T2 तक घुस चुके हैं, मतलब R माइनस T1 प्लस T2 पे था आपकी एयर। बट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज के लिए डिस्टेंस T1 ही रहेगी क्या, ये T1 ही रहेगी, ये इफेक्टिव डिस्टेंस कितनी हो जाएगी T1 रूट एप्सिलॉन R1, और ये कितनी हो जाएगी इसकी वाली T2 रूट में एप्सिलॉन R2। ठीक है, ये चीज क्लियर है क्या। दो चार्जेस को उठाकर पानी में रखे हुए हैं, उनके बीच में कुछ फोर्स लग रहा है, उनको उठा के मैं हवा में ले जाना चाहता हूं, फोर्स उतना ही लगे, क्या करूं, डिस्टेंस बढ़ाऊं या घटाऊं, बढ़ा दूंगा। एयर में फोर्स लग रहा है, मीडियम में ले जाना चाहता हूं, फोर्स उतना ही लगाना चाहता हूं, डिस्टेंस को कम करना पड़ेगा, क्यों, मीडियम अपना काम तो खुद ही कर देगा, डिस्टेंस तो मीडियम बढ़ा ही रहा था, तुम कम करोगे तो काम बनेगा। दूसरी चीज, मीडियम में फोर्स इतना लग रहा है, मीडियम फोर्स को कम कर चुका है, अब अगर आप उतनी डिस्टेंस पे एयर में चले जाते हो तो फोर्स तो बढ़ जाएगा, यानी आपको एयर में फोर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम फोर्स रखने के लिए डिस्टेंस बढ़ानी पड़ेगी। तो ये था सब आपका मीडियम का खेल, समझ में आया होगा, आ गया। तो आज का अपना टॉपिक यहाँ खत्म करते हैं सब, कल अपन चालू करेंगे इसके आगे वाला हिस्सा, और कूलम्ब्स लॉ पर और भी बहुत कुछ काम है अभी अपना बाकी, उस काम को अपन लोग कल देखेंगे। ठीक है, थैंक यू भाई।